स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। देखिए भाई, लास्ट टाइम फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई थी हमारी, और वो कौन सी थी? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हमने देखा कि जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब आप किसी सॉल्वेंट के अंदर, वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं तो वो सॉल्वेंट की जगह खा जाता है और वेपर प्रेशर क्या कर देता है? डिक्रीज़ करता है, जिससे आपने पढ़ा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और फिर जब उसको डिवाइड कर दिया इनिशियल वाले से तो वो बन गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वो फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, ठीक है ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है ना। 2000 न्यू, देखो रिमाइंड करा देता हूँ, आप देख सकते हैं वो वीडियो पुराना वाला। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जो जो क्या है बोलो, अमाउंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करे, ठीक है ना। नेचर पे भी नहीं और सॉल्वेंट पर भी नहीं, सिर्फ अमाउंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल के ऊपर। और हमने मैथमेटिकली प्रूफ किया था कि जो RLVP है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो इक्वल आता है x2। x इज़ मोल फ्रैक्शन एंड 2 फॉर सॉल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो कि सॉल्यूट का नंबर होता है एक्चुअली में एक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगर वो आपको समझ गया तो ये भी समझ जाएगा। और वो क्या है बोलो? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको समझने के लिए ना ये ग्राफ और आपको 2 मिनट के लिए छोड़िए, वो अभी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, आप खुद उसको प्रेडिक्ट कर देंगे और बता देंगे क्या है। पहले ये देखिए कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है क्या, पहले उसको इससे देखो, मैं कोरिलेट करता हूँ। याद करो वेपर प्रेशर का मैंने 3 फैक्टर्स बताए थे कि वो 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। कौन कौन सा? पहला तो मैंने ये बताया था, क्या बताया था बताओ? कि उसमें एक ये बताया था कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, क्लियर है। उसके बाद एक ये बताया था हमने, क्या बताया था? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके? वेपर प्रेशर, और वोलेटाइल इन नेचर। एक और थर्ड कंडीशन हमने पढ़ी थी, ठीक है ना, कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है? वो है प्योरिटी ऑफ लिक्विड। अगर कोई प्योर है तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, और कोई इम्प्योर है तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा। वहाँ पर एक पॉइंट और एक्चुअली में बताया जाता है जो मैंने नहीं बताया था, उसको वहाँ पर डायरेक्ट मैं बता देता ना तो आपको बहुत सारे दिमाग में ना ऐसे डाउट आते, कन्फ्यूज़न आता है, इसीलिए आप यहाँ पर मैं उसको बताऊँगा। वो क्या है कि वेपर प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्या रिलेशन है, ठीक है। अब आपके दिमाग में ना एक बात आ रही होगी कि सर ये तो बहुत सिंपल है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है, तो वेपर प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन होगा। बट यहीं पर अच्छों की लग जाती है ठीक है ना भाई, ठीक है ना, सब गलती कर जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन और वेपर प्रेशर का रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये कुछ हटके है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसको मुझे सिर्फ एक्सप्लेन करना है, बाकी ये कुछ नहीं है, ये इसके आगे कुछ नहीं है, ठीक है ना, ये समझ लो खाली बस। मुझे एक बात बताओ मैं 2 लिक्विड लेके एक्सप्लेन करता हूँ आपको। एक है हमारे पास H2O, पानी है आपका लिक्विड फॉर्म में, और एक आप ले लो C2H5OH, इथेनॉल ले लो। इथेनॉल ये भी लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है ना, लैब में आपको मिल जाएगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट आप कितना बोलते हो? 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, 100 डिग्री सेल्सियस। और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, मैं आपके लिए बता दे रहा हूँ, 78 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज़ व्हाट कि किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगा। आप मुझे एक बात बताओ, जिसका कम वेपर प्रेशर है, यहाँ पर समझते हैं, देखो ये डब्बे में समझो, डब्बे में समझो, ये मान लेते हैं एक ग्राफ टाइप, ऐसा मैं बता रहा हूँ, और यहाँ पर है मेरे पास H2O, और यहाँ पर है मेरे पास C2H5OH, क्लियर है। और यहाँ पर आप तो ये टेम्परेचर का स्केल है, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, खुद बताना, रिलैक्स होके खुद बताना। मुझे एक बात बताओ, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जब ये इस वाले पॉइंट पर आप पहुँचोगे ना, इस वाले पॉइंट पर, ये तो पूरा का पूरा उड़ जाएगा, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कम है वाटर से। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, और बॉइलिंग पॉइंट फॉर इथेनॉल कितना है? 78 डिग्री सेल्सियस है। तो जैसे ही आप 0 से आगे बढ़ रहे हो, मान लेते हैं रूम टेम्परेचर 25 से ऊपर जा रहे हो, और जैसे ही 78 पर पहुंचोगे तो इथेनॉल पूरा का पूरा उड़ जाएगा, लेकिन पानी अभी भी बचा रहेगा कि नहीं बताओ, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कम है इथेनॉल का। तो मुझे एक बात बताओ, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो ज़्यादा उड़ रहा है और पहले उड़ के ख़त्म हो जा रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ तो वेपर ज़्यादा बना तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है।
ये बात सही है, ये बात में कोई गलती नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर बनता है, लेकिन वहाँ पर जब मैंने बताया था ना, तो मैं सिर्फ एक ही लिक्विड को, और आप भी एक ही लिक्विड को कंसिडर कर रहे थे, सिर्फ वाटर को, कि टेम्परेचर वाटर का बढ़ाओगे तो धीरे धीरे वेपर बढ़ेंगे, वेपर बढ़ेंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन अब क्या कर रहे हो आप, अब आप दो लिक्विड को ले रहे हो, ध्यान में रखना बात को, नहीं तो ये हमेशा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। आप दो लिक्विड को ले रहे हो, एक लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट ऑलरेडी कम है और एक लिक्विड जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो जब नीचे से आप बढ़ रहे हो तो जिसका कम हो वो तो पहले उड़ गया, समझ में आई बात। और ये एक्चुअली में किसी दो लिक्विड को सेपरेट करने का ये एक प्रैक्टिकल मेथड भी है, समझे। ये लैब में कराया जाता है हायर BSc USc लेवल पे, ठीक है ना, कि किसी दो लिक्विड को आपको सेपरेट करना है और दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, तो उनको कैसे सेपरेट करते हैं, इसी तरीके से करते हैं, ठीक है। एक कंडेंसर वगैरह लगा देते हैं, दोनों को हीट करते हैं, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है वो पूरा उड़ जाएगा, और उसको कंडेंसर लगा के पूरा उधर से उसको क्या कर लेते हैं, रिफ्लक्स करके स्टोर कर लेते हैं। समझ में आ गई बात। फिर से ध्यान से सुनना, गलती मत करना। इसका बॉइलिंग पॉइंट ही कम है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ही कम है, इसीलिए वो पहले उड़ जा रहा है। इसमें टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं है, टेम्परेचर तो आप बढ़ा ही रहे हो, दोनों के लिए बढ़ा रहे हो ना, लेकिन क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट ही कम है तो वो पहले उड़ जा रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन और वेपर प्रेशर का रिलेशन कैसा होता है, इन्वर्स होता है। क्या होता है, इन्वर्स। अब बहुत सिंपल, एकदम सिंपल, ठीक है ना। देखो क्या है, मुझे एक बात बताओ, कहाँ बताऊँ, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो। जब इसमें आपका वोलाटाइल लिक्विड था और जब इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाला, जब आपने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो ये क्या बन गया, सॉल्यूशन बना। और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपने PS लिया था, और इसका सॉल्वेंट का प्योर वेपर प्रेशर आपने P0 लिया था। जो इसमें कंफ्यूज है वो जाके रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का वीडियो देखें। और आपने चिल्ला के बताया कि सर P0 ज़्यादा होगा PS से, क्योंकि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट A का क्या जगह खा जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, वेपर प्रेशर कम हुआ, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर, वेपर प्रेशर कम हुआ, तो वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इन्वर्स रिलेशन के साथ बढ़ जाएगा। और बढ़ने को क्या चिल्लाते हो, बढ़ने को इंग्लिश में क्या वर्ड है, एलिवेशन। तो सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ठीक है। आप ध्यान से सुनना, ये पूरी कहानी हुई क्यों, पूरा ये माजरा, पूरा ये जो कहानी चल रही है हुआ क्यों। आपके पास सॉल्वेंट था, उसका प्योर वेपर प्रेशर P0 था, आपने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाला, मिक्स किया, एकदम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिक्स करने के बाद सॉल्वेंट का जगह कौन खा गया, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट उसकी जगह खाया। उसकी जगह खाने से वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम हुआ, और वेपर प्रेशर कम हुआ तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यही क्या है, सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्या नाम है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। दिस इज़ द होल फिनोमेना। देखो अब ग्राफ है, ग्राफ बहुत सिंपल है। यहाँ पर आप वेपर प्रेशर लेते हो और यहाँ एक्स एक्सिस में टेम्परेचर लेते हो। आप क्या करते हो, 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ये क्या है, ये कुछ और नहीं है, इसको डरो मत, ये 1 ATM का कन्वर्जन है। 1 ATM का मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में जब कन्वर्जन करते हो तो 760 होता है, ठीक है ना। आपका नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 ATM होता है। क्या होता है, 1 ATM होता है। तो 1 ATM पर सॉल्वेंट, यहाँ पर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट मान लेते हैं ये T0 था। कितना था भाई, T0। जब आपने उसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाला और वो सॉल्यूशन बन गया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो कितने से बढ़ा, ये देखो इतने से बढ़ गया, ये है टेम्परेचर, तो ये T है, समझे। सॉल्यूशन का T0, ये टेम्परेचर का रेंज है, टेम्परेचर का एक्सिस है, T0 आया। और T क्या है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, तो वो क्या हो गया, T0 और T में कौन बढ़ा है, T बढ़ा है। तो उसी को तो चिल्ला रहे हैं हम, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ठीक है ना। समझ में आ गई बात, ठीक है। अच्छा, इतना कॉपी करिए ना, फिर मुझे थोड़ा सी बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है भाई। उसमें कुछ 1-2 पॉइंट मैथमेटिकल स्टेप्स है वो मिटा दिए मैंने, अभी फिर से मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये समझा, ये ग्राफ समझा आपका कि सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम है, T0 है, और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, B वाला सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। ये इतने से बढ़ा, कितने से बढ़ा, इतने से बढ़ा। तो अगर मुझे चेंज निकालना हो तो मैं क्या बोलूँगा, चेंज डेल्टा TB। B क्यों लगा रहा हूँ, बॉइलिंग पॉइंट के लिए, ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट के लिए। तो चेंज क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या आएगा, कौन ज़्यादा है बताओ, T ज़्यादा है।
टी को कभी कभी बहुत सारे टेक्स्ट बुक में और बहुत सारे टीचर्स इसको टी एस भी बोलते थे, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। तो टी एस माइनस टी नॉट, क्लियर है, समझे क्या? चेंज निकालना है ना आपको, तो माइनस ज़्यादा में से आपको क्या करना है हमेशा, अरे कम वाले को माइनस कर देना है, तो ये आ जाएगा चेंज टी एस माइनस टी नॉट। इससे आप बता सकते हो कि कितने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा सॉल्यूशन का। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर सॉल्यूशन का कितने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, ये बता देगा आपको डेल्टा टी बी, ठीक है। अच्छा, अब एक पॉइंट ना, ये बॉइलिंग पॉइंट ही क्या होता है इसको भी समझते हैं। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली आपको मतलब ऐसे स्कूल लेवल तक ऐसा बताया जाता है कि व्हेन वाटर स्टार्ट बॉयल, जब बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा तो आप बोलोगे कि वो पर्टिकुलर टेम्परेचर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन थोड़ा सी अगर लॉजिकल सोचो तो 100 डिग्री सेल्सियस से पहले भी वाटर बॉयल होने लग जाता है। वाटर का बॉयल होना बॉइलिंग पॉइंट को नहीं डिफाइन करता है, तो फिर क्या करता क्या है। अगर चलो थोड़ा सी ना, मैं थोड़ा सी इसको थोड़ा सी हट के बताता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ, आप क्या बोलते हो कि बॉइलिंग पॉइंट फॉर वाटर कितना है, आप बोलते हो 100 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट है, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ अभी कि बॉइलिंग पॉइंट पानी का, वाटर का 99.7 डिग्री सेल्सियस है, शौक लगा ठीक है, चलो और बताता हूँ मैं। अगर मैं कहूँ कि बॉइलिंग पॉइंट वाटर का ही बात कर रहा हूँ मैं, किसी दूसरे लिक्विड की नहीं बात कर रहा हूँ। अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कोई 120 डिग्री सेल्सियस बोल दे, क्या बोल दे, तो आप क्या कहोगे, बौरा गया है लगता है ये, ठीक है ना ये भी पॉसिबल है, 120 भी पॉसिबल है, 99.7 डिग्री सेल्सियस भी पॉसिबल है। तो इसका मतलब वो जो डेफिनेशन आप पढ़ते आए हो ना, वो उसमें थोड़ी बहुत तो कुछ ना कुछ अरे छुपी हुई बातें हैं, उनको खोलने की ज़रूरत है। वो क्या है, चलो इसको देखते हैं। यहाँ पर इधर देखो, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ना, उसी को आप गलत डिफाइन करते हो। तो बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली में क्या होता है, देखो ये लिक्विड का कुछ ना कुछ अंदर वेपर प्रेशर रहा होगा। याद करो, मैंने बहुत पहले बताया था कि रूम टेम्परेचर पर वाटर का वेपर प्रेशर 24 टोर होता है ऑलमोस्ट, करेक्ट है, ये मैंने बताया था रूम टेम्परेचर पर, ठीक है ना। टोर को आप दूसरे यूनिट में एटीएम में, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में कन्वर्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अभी देखो, इसका कुछ ना कुछ एक वेपर प्रेशर होगा, क्लियर है। बाहर का एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बाहर का 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है ना, सराउंडिंग का, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जब आप इसको टेम्परेचर, इसको हीट दे रहे हो, ठीक है ना, टेम्परेचर इसको दे रहे हो आप, तो इससे क्या होगा कि इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और मुझे बताओ, इनका जो वेपर प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ध्यान देना, एक एक बात को कनेक्ट करना। जब आप इसको टेम्परेचर हीट प्रोवाइड करोगे तो इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो ये ज़्यादा वेपर बनाएगा, ज़्यादा वेपर बनाएगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो वेपर प्रेशर अगर इनसाइड द लिक्विड इक्वल हो जाए बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तब इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर होता है किसी भी लिक्विड का, दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। समझे क्या, नहीं समझे? बॉइलिंग पॉइंट मतलब समझा कि अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर इक्वल हो जाए, और जब अंदर का प्रेशर बाहर का प्रेशर इक्वल हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल सडनली तब क्या कर जाएंगे, लिक्विड फॉर्म को लीव करके कहाँ चले जाएंगे, एटमॉस्फेरिक फॉर्म में, मतलब वेपर फॉर्म में चले जाएंगे, एटमॉस्फेयर में। समझे बात को? ये होता है बॉइलिंग पॉइंट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होता है, आप बोलते हो बार बार, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो अगर लिक्विड का वेपर प्रेशर जो इनसाइड है, इनसाइड वेपर प्रेशर है लिक्विड का, वो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो वो टेम्परेचर को आप एक्चुअली में बोलते हो बॉइलिंग पॉइंट। ये डेफिनेशन रॉन्ग है कि जब लिक्विड स्टार्ट हो जाए बॉयल होना। अरे बॉयल होने से क्या होता है, अगर उसका वेपर प्रेशर इक्वल नहीं होगा तो वो लीव नहीं करेगा, वो लिक्विड फॉर्म में ही है, और लिक्विड फॉर्म में है तो बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन नहीं होगा। समझ में आ गई बात? अच्छा, मैं जो अभी चिल्ला रहा था ना 99.7 क्या होता है ये सब, तो देखना, इसीलिए जब भी आप बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान से सुनना मेरी बात, इसीलिए जब भी आप बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस बोलते हो ना, तो आप तो इतना बोल के चले जाते हो, लेकिन कोई समझदार स्टूडेंट होगा और जो टीचर्स होंगे अच्छे, वो ये बोलते हैं कि सिर्फ इतना मत बोलो, वो बोलते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट फॉर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 atm। क्या बोलते हैं? 1 atm। और 1 atm और 1 बार में थोड़ा सी चेंजेस है। जब 1 atm को 1 बार कंसिडर करोगे ना, इसी ये 100 डिग्री सेल्सियस 1 atm पे है, जब 1 atm से 1 बार पर जाओगे ना, तो यही बॉइलिंग पॉइंट कितना आ जाता है, 99.7 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। तो अगर कोई ये कहे कि बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 99.7 डिग्री सेल्सियस है, तो भी ये करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, ये कोई रॉन्ग नहीं बोल सकता। बट उसको एक बात बोलनी पड़ेगी कि एक बार पर,
1 बार प्रेशर पर। तो जो आप 100 डिग्री सेल्सियस बोलते हो वो 180 एम पर होता है। कहाँ होता है? 180 एम पर। ठीक है ना? ओके, ठीक है। देखिए लास्ट टाइम, ठीक है, हमने इससे पहले क्या देखा भाई कि वो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन देखा, क्लियर है। उसमें ये भी देखा कि बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का क्यों बढ़ जाता है। ठीक है, ग्राफ से मैंने बताया कि सॉल्वेंट का, जैसे वाटर ही कंसिडर कर लें हम, सॉल्वेंट का, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है, क्लियर है। लेकिन जब उसमें आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देंगे और वो एक तरह का सॉल्यूशन बन जाएगा तो उसके अंदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी, तो अब वो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसका ग्राफ भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। अभी थोड़ी देर के लिए आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। न्यूमेरिकल जब आएगा ना तो वहाँ से आपको क्लियर भी हो जाएगा कि कैसे न्यूमेरिकल में डाटा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है सॉल्यूशन का, तो उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब वहाँ पर देखिए एक दो बातें ये मैंने बताई थी, वहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि जो डेल्टा टी बी होता है वो क्या होता है, मोलैलिटी का क्या होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है कि डेल्टा टी बी क्या होता है। देख लो एक बार फिर से याद कर लो, डेल्टा टी बी मैंने क्या बताया भाई? डेल्टा टी बी बताया है मैंने टी एस माइनस टी नॉट, टी एस माइनस टी नॉट। टी एस क्या है? टी एस है बॉइलिंग पॉइंट फॉर सॉल्यूशन, और टी नॉट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट फॉर सॉल्वेंट। जो ज़्यादा होगा उसमें से माइनस कर देंगे छोटे वाले को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, जो डेल्टा टी बी है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मोलैलिटी। याद करो, याद करो, मोलैलिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन मैंने आपको पढ़ाया था, तो मोलैलिटी का आगे यहाँ पर यूज़ उसका। ठीक है, अब ये क्यों होता है? इसका एक्चुअल में जो डेरिवेशन है ना वो ग्रेजुएशन में रहता है, वो भी ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में रहता है। ठीक है ना, सॉल्यूशन के चैप्टर में। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी मैं वो डेरिवेशन बताऊंगा तो वो आपके इवन जेडबलई मेन और एडवांस तक में भी क्वेश्चन नहीं आते हैं उसके, तो वो अभी पढ़ के आपका इररिलेवेंट है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो हम वहाँ से डायरेक्ट उठा लेंगे। 1 स्टेप का एक फार्मूला है, दैट्स इट। एक स्टेप का, एक पार्ट का एक फार्मूला है, उसको आप मेमोराइज़ कर लो। बहुत सिंपल सा फार्मूला है। क्या फार्मूला है? देखो, डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम एक कोई कांस्टेंट यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? कांस्टेंट। और यहाँ पर इस कांस्टेंट को हम लेंगे के बी। क्या लेंगे भाई? के बी। के बी का नाम क्या है? इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या नाम है इसका? इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। और दूसरा नाम क्या है? मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट। क्लियर है? ठीक है, इसके ऊपर एमसीक्यू बनता है, कई बार बना है, इवन एंट्रेंस में भी बना है। के बी दे देंगे। अभी आगे चल के के एफ भी आएगा। के एफ क्या होता है? ठीक है ना, वो 3rd कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आएगा। तो ये दे देते हैं और ऑप्शन में दे देते हैं कि बताओ ये क्या है। तो आपको के बी दिया है तो इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट पर टिक करना है। क्लियर है? या फिर दूसरा ऑप्शन क्या दे सकता है आपका? मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट। क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं इसका। डेल्टा टी बी क्या होता है आप मुझे बताइए। डेल्टा टी बी की जगह पे आप लिख सकते हैं टी एस माइनस टी नॉट, के बी लिख दिया। मोलैलिटी याद करो, मोलैलिटी क्या होता था? मोलैलिटी का फॉर्मूला होता था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। 1 नंबर सॉल्वेंट के लिए वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्लियर है? N2 को भी आप क्या कर सकते हो? N2 को आप लिख सकते हो W2 वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है ना, और जिसको आप मॉलिक्यूलर मास भी बोल देते हो, इनटू 1/W इन केजी। समटाइम्स ये ग्राम में दिया रहता है तो आपको केजी में कन्वर्ट करना है। कन्वर्जन के लिए ऑलरेडी मैंने बता दिया है। ठीक है ना, इसको चाहो तो आप डेल्टा टी बी ही लिखो। ठीक है ना, तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्या निकालते हैं? याद करो, मैंने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में बताया। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से किसी भी अननोन सॉल्यूट का हम क्या निकालते हैं? मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। कहने का मतलब न्यूमेरिकल ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि ये वाला आपसे पूछे कि भाई इसको निकाल के बताओ। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताइए? ये इधर डिवाइड में है, इसको इधर कर दीजिए और इसको नीचे कर दो, तो ये बन जाएगा MW2। ये कौन से यूनिट में आएगा? ग्राम पर मोल में आएगा। मॉलिक्यूलर मास मैंने बताया कैसे कैलकुलेट करते हैं, सब पीछे की वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये बन जाएगा KB इंटू W2 डिवाइडेड बाय डेल्टा TB यहाँ पर आएगा इंटू W1 इन KG। तो इस तरीके से MW2 के लिए फॉर्मूला बनेगा और इसी के ऊपर आपको न्यूमेरिकल देगा। देखो क्या क्या देगा आपको दे देगा वेट। आप सॉल्यूट कितना ले रहे हो, सॉल्यूट आप कितना ले रहे हो एक्सपेरिमेंट के लिए, वो तो आपको मालूम है ना, तो वो W2 मिल गया। उसके बाद KB ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट। और एक इंपॉर्टेंट बात, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए, KB के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखना, ये हमेशा सॉल्वेंट का होता है।
ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सॉल्यूट का नहीं होता है। अगर मान लो के बी आपको दो कंपोनेंट का के बी दे दिया, एक न्यूमेरिकल है, ये एक बार JEE में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। क्या आया हुआ है, दो कंपोनेंट मिला के सॉल्यूशन बन गया और दोनों कंपोनेंट का के बी क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज हो गए कि के बी किसका लेना है, ये वाले का लेना है, ये वाले का। तो डाटा के अकॉर्डिंग आप ये बता दोगे कि जो ज़्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट है और जो कम अमाउंट में है वो सॉल्यूट है। तो सॉल्वेंट वाले का के बी लेना था। बहुत अच्छा ट्रिक से फंसाया था JEE वाले ने, ठीक है ना। तो के बी सिर्फ किसका होता है, सॉल्वेंट का होता है, सॉल्यूट का नहीं होता है। क्लियर है। ये वाटर के लिए एक फिक्स वैल्यू होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो कांस्टेंट है। और कोई अदर जैसे बेंजीन भी बहुत जगह सॉल्वेंट की तरह यूज़ किया जाता है, उसके लिए एक अलग कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है। ये बात याद रखना आप। ये के बी आपको दिया रहेगा, W2 दे देगा। डेल्टा टी भी बहुत सिंपल है। अगर वो वाटर ले रहा है, देखना मैं न्यूमेरिकल में भी समझाऊंगा, यहाँ पर भी बता रहा हूँ। डेल्टा टीबी में अगर वाटर सॉल्वेंट लिया है तो ये कभी कभी नहीं देगा। तो आपको लॉजिक लगाना है कि बॉइलिंग पॉइंट फॉर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर है। तो सिर्फ सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दे देगा। फिर ये मत बोलते बैठना कि सर वो एक डाटा दिया नहीं था तो हम न्यूमेरिकल कैसे करें, ठीक है ना। वाटर के लिए ऐसा कंफ्यूज कराएगा, ठीक है। और बाकी कोई दूसरा सॉल्वेंट लेगा तो उसके लिए वो दे देगा। और या फिर वो क्या कराएगा कि ये डाटा पूछ ही लेगा आपको, ये डाटा आपको पूछ लेगा, ठीक है। तो ये सब इसमें से सभी डाटा दे देंगे आपको, कोई एक डाटा पूछ लेगा। तो ये हो गया उसका न्यूमेरिकल का पार्ट, ठीक है ना। फिर से याद रखो क्यों ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। इस पॉइंट को आप नहीं भूल सकते। ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इसलिए है, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आप खुद इसको डिफ़िकल्ट बना लेते हो, ठीक है। क्या है मुझे बताओ। जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, ठीक है, ऑलमोस्ट हर वीडियो में बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको पूरे मार्क्स दे के जाएगा। नॉट ओनली इन बोर्ड, इंट्रेंस में भी आए। इंट्रेंस में इसके क्वेश्चन में कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है। सिर्फ आपको अच्छे से रीड करना है, क्वेश्चन को समझना रहता है, कुछ इधर उधर का मतलब यहाँ से वहाँ कुछ ज़्यादा नहीं लेना रहता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला होता है और आपको डायरेक्ट अप्लाई करना रहता है, ठीक है। आप वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने की वजह से वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि वो सरफेस पर सॉल्वेंट की बहुत सारी जगह खा जाता है, ठीक है। और वेपर प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट के साथ रिलेशन कैसा होता है, इन्वर्स होता है। तो वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो वो छोटे अमाउंट से बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का बढ़ जाता है, ठीक है। इसको एक्सपेरिमेंटली किया गया है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बस सब एक हवा में बात हो रही है, ठीक है। वाटर का जैसे बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे कि शुगर मिला दो, शुगर भी एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, मिलाने के बाद तो अब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस नहीं रहेगा। वो जो जूस बनाना उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 से ज़्यादा ही रहेगा, चाहे 101 ही रहे लेकिन ज़्यादा ही रहेगा, चाहे 1 डिग्री से, चाहे केल्विन में ही बढ़े लेकिन बढ़ जाएगा। क्लियर है। इतना कॉपी करिए, फिर उसके बाद एक दो बातें और मैं आपको बताता हूँ। क्लियर हुआ यहाँ तक। चलो अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और इसके अंदर, केबी जो होता है ना, उसका बहुत सारे बच्चे ना उसके यूनिट में कंफ्यूज होते हैं। केबी का यूनिट क्या लिखें, तो केबी का यूनिट बहुत सिंपल है। आप मुझे बताइए फॉर्मूला क्या है। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलाइलिटी। मोलाइलिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो केबी के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा टीबी को मोलाइलिटी से आप डिवाइड कर देंगे। अब डेल्टा टीबी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, डिफरेंस है ना टेम्परेचर का, तो वो किस में आएगा, डिग्री सेल्सियस में ही आ जाएगा, ठीक है ना। और मोलाइलिटी किस में आएगा, मोलाइलिटी का यूनिट क्या होता है, याद करो, मोल पर केजी होता था, मोल पर केजी होता था। तो मोल यहाँ प्लस में है, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, मोल माइनस हो जाएगा। और केजी यहाँ नीचे माइनस में है तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये यूनिट हो जाएगा किसका, केबी का, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखना, अब कभी न्यूमेरिकल आप करेंगे ना तो एक यूनिट तो ये रहती है और दूसरी यूनिट ये रहती है। ये बहुत कन्फ्यूज़न वाला पार्ट है। देखना, डिग्री सेल्सियस की जगह पे क्या दिया रहता है, केल्विन, के दे देता है। और केजी को मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, और मोल माइनस यहाँ हो जाएगा। तो ये दोनों यूनिट केबी का है, ठीक है ना। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जब केल्विन से डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाते हैं तो हमको वो 273 वाला फैक्टर ध्यान में रखना पड़ता है। करेक्ट है, बट यहाँ पर नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। इवन जब मैं 12th में था ना तो मुझे भी ये पॉइंट बहुत डाउटफुल लग रहा था कि वो डायरेक्टली डिग्री सेल्सियस को ना केल्विन में कर देता था। मतलब आप क्या करते हो, सुनो, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में जाने के लिए आप 273.15 और अप्रॉक्सीमेटली 273 आप ऐड कर देते हो। लेकिन यहाँ पर आपको वो ऐड नहीं करना है। क्यों, देखना,
आप मुझे एक बात बताओ, अगर मान लेते हैं TS और T0 वाटर के लिए बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट फॉर वाटर के लिए क्या आएगा, 100 डिग्री सेल्सियस आएगा, करेक्ट है। और मान लेते हैं ये कितने से बढ़ गया, 110, हालांकि इतना बढ़ता नहीं है लेकिन मान लेते हैं समझाने के लिए आपको, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस है और सॉल्यूशन का बढ़ जाएगा क्योंकि टॉपिक ही क्या था, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ठीक है। तो मुझे बताओ डिफरेंस निकालते हैं हम। डिफरेंस क्या था, डेल्टा टी बी क्या था, TS माइनस T0 110 माइनस 100, ठीक है ना। यूनिट क्या है इसकी, डिग्री सेल्सियस, कॉमन ले लिया तो ये बच गया 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, ये आ गया। लेकिन अब ध्यान देना, अब इसको केल्विन में कन्वर्ट करो, क्या कन्वर्ट करो, केल्विन में, ठीक है ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लीज़ इस पर ध्यान देना, ठीक है। अब मुझे बताओ 100 डिग्री सेल्सियस को जब आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो मैं 0.15 नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना, सिंप्लिसिटी के लिए। तो इसमें 273 में 100 आप ऐड करते हो तो ये बन जाएगा 373 केल्विन, क्लियर है। और जब 110 को डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो ये 10 से और बढ़ जाएगा तो ये ऑलमोस्ट 383 हो जाएगा, ठीक है। अब डिफरेंस निकालो, डेल्टा TB क्या होता है, सॉल्यूशन का माइनस सॉल्वेंट का। तो सॉल्यूशन का कितना आया, 383 आया, माइनस सॉल्वेंट का कितना आया, 373 आया। तो आंसर कितना आ गया, 10 ही तो आया डिफरेंस, और अभी यूनिट क्या आ गई, केल्विन आ गई, ठीक है ना। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो कहने का मतलब ये होता है, कहने का मतलब ये है कि जब आप चेंज निकालते हो ना तब डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों इक्वल लिख देना। डेल्टा TB का यूनिट अगर कोई डिग्री सेल्सियस बोले तो उसको गलत मत बोलना, अगर कोई इसी की जगह पे केल्विन बोल दे तो गलत मत बोलना। बाकी इसमें जाने के लिए 273 का कोई लॉजिक नहीं है। इंडिविजुअल किसी का जब आप टेम्परेचर निकालते हो तब 273 ऐड करना पड़ता है। इंडिविजुअल डिग्री सेल्सियस में केल्विन में जाने के लिए 273 ऐड करना पड़ा, ठीक है ना। इंडिविजुअल के लिए 273 ऐड करना पड़ा। लेकिन जब आप चेंज निकालते हो ना तब चाहे डिग्री सेल्सियस में निकालो या केल्विन में निकालो, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। मतलब क्या, एक बार फिर से देख लो लास्ट पॉइंट, डेल्टा TB को अगर कोई लिखे 10 डिग्री सेल्सियस या फिर और करके लिख दे 10 केल्विन तो उसको बहस मत करना, आप आर्ग्यूमेंट मत करना, दोनों इक्वल हैं। देख लो दोनों इक्वल है भाई। आंसर दोनों ही केस में डेल्टा TB क्या आ रहा है, 10 ही आ रहा है, ठीक है ना। ये मत बोल देना कि 10 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में जाने के लिए 273 ऐड करके 283 बन जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। चेंज में क्या होगा, दोनों का आंसर सेम आता है, ठीक है ना। इसीलिए न्यूमेरिकल में KB का कहीं कहीं पर डिग्री सेल्सियस दे देता है और कहीं कहीं पर डिग्री सेल्सियस को हटा के बिना कोई नंबर में चेंजेस किए केल्विन लगा देता है। क्यों, क्योंकि उसको मालूम है KB आया कहाँ है, डेल्टा TB से ना। तो डेल्टा TB के जगह पे चाहे डिग्री सेल्सियस लिखो चाहे केल्विन लिखो, दोनों इक्वल हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट था, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। इसको करिए, फिर उसके आगे का पार्ट देखते हैं। देखिए अब ये एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का ये क्या है, हमारा लास्ट सेगमेंट है, ठीक है। इसको समझते हैं। एक और चीज़ ना, आप टेक्स्ट बुक में जब आप देखोगे ना तो वहाँ पर एक 1000 का फैक्टर बार बार आता है, बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है। स्पेशली दो स्टूडेंट जिनका बैकग्राउंड में मतलब मैथ्स नहीं है, मतलब जिन्होंने मैथ्स ऑप्ट किया हुआ, ऑप्शन में लिया हुआ है, ठीक है ना, वो छोड़ दिए उनको, या तो साइको एको या ज्योग्राफी में ले लिए, ठीक है। तो उनके लिए ये एक यहाँ पर 1000 का कन्वर्जन आता है, वो बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो उसको एक बार समझ लेते हैं क्या है वो क्या है। जैसे मोलाइलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था। मोलाइलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg ना। ये फॉर्मूले में था, ये kg में होना चाहिए। लेकिन समटाइम्स क्या रहता है ना कि ये जो W1 है ना, इसको kg में वहाँ पर नहीं लिखा रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो W1 को ना ग्राम में लिया हुआ है। मान लेते हैं 10 ग्राम आया, क्या लाया, 10 ग्राम। लेकिन मुझे एक बात बताओ, फॉर्मूला आपको ये कहता है कि W1 को kg में ही रखना है। कहाँ रखना है भाई, kg में। चाहे वो ग्राम में हो तो kg में करो, kg में है तो kg में है ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ग्राम से kg में जाने के लिए क्या करोगे, 10 और यहाँ लगाओगे 10 का पावर -3 और यहाँ आ जाएगा kg। कैसे बहुत सिंपल है। किलो अपने आप में कितना कैरी करता है, याद करो। किलो से भी एक वर्ड नहीं, किलो एक नंबर भी है। किलो कितना है, 10 का पावर 3। जब किलो की जगह पे 10 का पावर 3 रखोगे तो +3 -3 कैंसिल हो जाएगा, आपको 10 ग्राम मिल जाएगा। क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर W1 आपको ग्राम में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है न्यूमेरिकल में, ग्राम में, तो उसके जगह पे आप क्या करोगे, W2 MW2, ठीक है। यहाँ पर आप लिखोगे W1 को ग्राम में था, आप kg में लिखोगे। तो kg के साथ जैसे नंबर को मैं नहीं लिख रहा हूँ अभी, आप जैसे kg लगाओगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, 10 का पावर -3 आ जाएगा। भाई 10 का पावर -3 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ग्राम से आप कहाँ गए, kg में गए। अगर आपको न्यूमेरिकल ग्राम में दिया है तब ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर वो kg में दिया तो प्रॉब्लम नहीं।
10 का पावर -3 ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा +3, और +3 के साथ मैं बोल सकता हूँ कि वो 1000 बन जाएगा। तो समटाइम्स बुक में ना ये चीज़ दिया रहता है W1 ऐसा, और ये है मोलालिटी का फॉर्मूला। तो ये कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है ना। जिसको ये समझ में आ गया ना तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मैं अभी तक बताते आ रहा हूँ ना कि जहाँ पर 1000 मैंने नहीं लगाया, आप उसको भी फॉलो करो, आपका न्यूमेरिकल कभी रॉन्ग नहीं होगा। कोई टीचर उसको गलत नहीं बोल सकता है, क्योंकि आप पूरे यूनिट कैलकुलेट कर रहे हो एकदम अच्छे से। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप केजी नहीं बताते हो। क्यों नहीं बताते हो? क्योंकि वही केजी का कन्वर्जन की वजह से यहाँ पर क्या आ गया है, 1000 आ गया है। क्लियर है? तो अगर किसी को ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, बट मैं हमेशा स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूँ, मैं क्या सजेस्ट करता हूँ कि आप ये वाला फॉर्मूला ना यूज़ करें। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर वो W1 को किस में कंसिडर कर रहा था, किसमें ग्राम में दिया हुआ था ना। लेकिन मान लेते हैं कि न्यूमेरिकल में केजी में ही आया है, तब वो 10 का पावर 3 कन्वर्जन आप लगाओगे तो रॉन्ग हो जाएगा ना। ग्राम में दिया था, ग्राम से केजी में जाने के बाद ये 1000 आया ना। ग्राम में दिया था तो केजी में गए तो ये 10 का पावर -3 आया, और -3 ऊपर जाके +3000 बना। लेकिन अगर ये केजी में ही देता तब ये लगा सकते थे? नहीं लगाते, क्योंकि फॉर्मूला सेटिस्फाइड हो गया। क्योंकि मोलालिटी क्या बोलता है कि W1 किस में होना चाहिए, किलोग्राम में, तो केजी में ऑलरेडी दिया है, तब फिर 1000 लगाओगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि जो मैंने पहले बताया वो क्या बताया है, मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। आप इसको करो। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैं न्यूमेरिकल लेके आऊँगा, डोंट वरी, न्यूमेरिकल में मैं बता दूंगा पूरा। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मोल होता है, और ये केजी, तो यूनिट क्या आ जाएगा, मोल पर केजी। अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट मान लेते हैं, ऐसा दिया हुआ है कि वेट ऑफ सॉल्वेंट मान लेते हैं कि 300 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको यहीं पर कन्वर्ट कर लो केजी में ना भाई, क्यों अपने आप को मुसीबत पाल रहे हो। 10 का पावर -3 कर दो, केजी आ गया, तो ये बन जाएगा 0.3 केजी। अभी डायरेक्ट 0.3 यहाँ रखो, काहे कोई 1000 में लफड़े में पड़ रहे हो। ज़बरदस्ती यूनिट का कुछ करके आ जाओगे, वो गलत भी हो जाएगा। तो इससे अच्छा क्या है कि आप इसी को फॉलो करो। जब भी सॉल्वेंट का मास ग्राम में दिया रहा है, उसको वहीं पर जस्ट वहीं आप गिवन लिखते हो ना न्यूमेरिकल के लिए। मैंने बताया है न्यूमेरिकल का फॉर्मेट कैसे है, गिवन टू फाइंड फॉर्मूला फिर कैलकुलेशन। तो गिवन में जहाँ ग्राम हो ना, सॉल्वेंट ठीक है ना, सॉल्यूट की बात नहीं कर रहा हूँ, सॉल्वेंट, उसको किस में कन्वर्ट कर लो, वहीं पर केजी में कन्वर्ट कर लो और उसको डायरेक्ट कर दो। फिर ये 1000 का फैक्टर लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक ये पॉइंट, और एक लास्ट पॉइंट वो ये कि आपने पढ़ा होगा कि जब आप हाइट पर जाते हो, कहाँ जाते हो भाई, हाइट पर जाते हो, ठीक है ना। आई एम रियली सॉरी, थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइज़ है, ठीक है ना, एक दो काम कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। ये देखो, जब आप हाइट पे जाते हो, कहाँ जाते हो भाई, हाइट पर जाते हो, तब अल्टीट्यूड जिसको आप बोलते हो, तो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ होता है, क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। जैसे 1 atm नॉर्मल होता है यहाँ पर, तो ऊपर जाओगे तो 1 atm से क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। इसको कंफ्यूज मत करना, अपने आप को कंफ्यूज मत करना कि ये जो मैं बता रहा हूँ ना क्या डिक्रीज़ होता है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं वो वेपर प्रेशर पढ़ रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग चीज़ है, ठीक है ना। प्लीज़, वेपर प्रेशर एक पर्टिकुलर लिक्विड सॉल्वेंट का है आपका, ये जो भी वोलेटाइल लिक्विड आपने लिया है, चाहे सॉल्वेंट हो या सॉल्यूट, उसका है, ठीक है। और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तो अलग चीज़ है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना यहाँ पर, ठीक है। अभी एक बात और सुन लो यहाँ पर, जैसे जैसे आप हाइट पर जाते हो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, कम होगा, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो भी क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ऊपर जाने पर बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। इसीलिए जो पहाड़ी इलाकों पे ना, हिली रीजन पे जो लोग रहते हैं ना, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट, वहाँ पर जब वाटर को बॉईल करोगे तब 100 डिग्री नहीं आएगा, 1 atm पर और कम ही आएगा, 99 आएगा, 98 आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। क्योंकि हाइट पर जाने पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, ठीक है। इसको ऐसे समझो 2 मिनट के लिए, ठीक है ना। देखो 2 मिनट के लिए वेट, ठीक है, इसको समझिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसका एप्लीकेशन पार्ट भी आएगा। मुझे एक बात बताओ, ये आपका बीकर में पानी पड़ा हुआ था, पतीली में पानी पड़ा हुआ है, आप यहाँ नॉर्मल सरफेस पे अपने भिवंडी सिटी में इसको हीट कर रहे हो, ठीक है ना। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 1 atm है, ठीक है। 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इनसाइड द लिक्विड इसका कुछ वेपर प्रेशर होगा,
बोलो भाई, वेपर प्रेशर होगा ना इसका लिक्विड का एक पर्टिकुलर, ठीक है ना। और आउटसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 1 atm। तो हमने बॉइलिंग पॉइंट क्या डिफाइन किया था, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इनसाइड वेपर प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जब इक्वल हो जाता है और वेपर प्रेशर इनसाइड लिक्विड का, तब उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को आप बॉइलिंग पॉइंट बोलते हो। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको पहले ही, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है धीरे धीरे हाइट पर जाने पर, मान लेते हैं कितना आ गया 0.9 atm आ गया, तो अब इसका वेपर प्रेशर बढ़ा रहे, आप हीट कर रहे होते तो इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो ये ज़्यादा वेपराइज होगा, ज़्यादा वेपराइज होगा तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो 1 atm पर पहुंचने के लिए इसको ज़्यादा टाइम लग रहा था, 1 atm पर पहुंचने के लिए मान लेते हैं x टाइम लग रहा था, इसको कितना लग रहा था x टाइम, और उस पर्टिकुलर टाइम पर इसका कुछ ना कुछ बॉइलिंग पॉइंट था, मान लेते हैं y था, ठीक है। लेकिन 0.9 atm पर पहुंचने के लिए जाहिर सी बात है x टाइम से कम लगेगा, क्योंकि atm आप क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, atm क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। तो atm कम करने पर अब इसको कम टाइम लगेगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो y था अब और कम आएगा ना। तो जो 100 डिग्री सेल्सियस 1 atm पे बॉइलिंग पॉइंट था, अब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, कम आएगा, ठीक है ना। और इसी का एप्लीकेशन बहुत ही मज़ेदार एप्लीकेशन है कि हम प्रेशर कुकर क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है ना। डोंट वरी, इसके लिए एप्लीकेशन, इस चैप्टर के जितने भी एप्लीकेशन है उसके लिए कंप्लीट एक अलग से वीडियो आएगी, ठीक है ना। अभी मैं बताऊंगा तो चैप्टर या ऑटोमेटिकली लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर कुकर क्यों यूज़ करते हैं, इसका एप्लीकेशन, हाइट पर जाने पर, ठीक है ना, हिली रीजन में, पहाड़ी इलाकों पर खाना देर में क्यों पकता है, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। इसको भी समझाऊंगा मैं डिटेल में कि बॉइलिंग पॉइंट कम होने से क्या होता है एक्चुअल में, समझ में आ गई बात। तो ये 2 बातें मैंने आपको बताई यहाँ लास्ट में वो क्या है कि वो 1000 का कन्वर्जन क्या होता है, और लास्ट में टेम्परेचर, हाइट पर जाने पर, एल्टीट्यूड ऊपर जाने पर, हाइट पर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। वेपर प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूँ, वेपर प्रेशर के साथ कोरिलेट मत करना, हमेशा गलती करोगे मार खा जाओगे। वेपर प्रेशर के साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, तो इस वेपर प्रेशर को 0.9 atm पर पहुंचने के लिए कम टाइम लगेगा, और इन अदर वर्ड कम बॉइलिंग पॉइंट लगेगा एज़ कम्पेयर टू 1 atm पर पहुंचने के लिए, ठीक है। आई होप मैं अपनी बातों को अच्छे से रख पा रहा हूँ आपके सामने। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। और अगर कोई डाउट नहीं है तो वेरी गुड, ठीक है ना, कोई बात नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतना यहाँ तक कॉपी करिए, ठीक है ना। लास्ट पॉइंट क्या था, हाइट पर जाने पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी पानी का क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ अपने आप में एक टेम्परेचर नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट कहीं ना कहीं प्रेशर के साथ कोरिलेट करता है। जब आप 100 डिग्री सेल्सियस बोलते हो पानी का, तो आप वहाँ पर बोलते हो कि 1 atm पर है। अगर 1 atm चेंज करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।